हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिछला जो वीडियो था, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, उस फर्स्ट पार्ट में ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, और जो दो बड़े क्वेश्चन बन रहे हैं वो एक तो पिछला वाला क्वेश्चन था और एक ये क्वेश्चन है। तो अच्छी तरीके से समझ के पढ़िएगा। देखो, क्वेश्चन समझने के लिए चित्र पर सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको। यदि आपके चित्र समझ में आ जाएगा तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले डायग्राम समझ लेते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष, तो सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव की। ये कोई मैंने विद्युत द्विध्रुव बना दी, ठीक है। ये है ए बी, कोई विद्युत द्विध्रुव है। ए पर तो है माइनस क्यू आवेश और बी पर है प्लस क्यू आवेश। ये इनका मध्य बिंदु हो गया ओ, और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 2a, ठीक है। निरक्ष किसे कहते हैं? निरक्ष की डेफिनेशन क्या होती है? विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत रेखा। तो मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के लंबवत रेखा मैंने ले ली। ये क्या हो गई? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष। क्या हो गई? निरक्ष। और इस निरक्ष पर कोई बिंदु मैंने ले लिया P। बिंदु P की A से दूरी कितनी है? PA, और B से दूरी है PB, ठीक है। और ये झुके हुए थीटा कोण पर। तो बिंदु P और ये O बिंदु से बिंदु P की दूरी है R। जैसे हमने वहां पे लिया था, अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का व्यंजक निकाला था। तो हमने अक्ष पर कोई बिंदु लिया था ना यहाँ पे P, तो उसकी O बिंदु से कितनी दूरी थी? R। वैसे ही इस बिंदु P की जो दूरी है, निरक्ष पर स्थित बिंदु P की दूरी, वो भी कितनी है? R, ठीक है। अब देखो, बिंदु P जो है, उस बिंदु P पर हम यदि विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करेंगे तो ये दूरी हमको ज्ञात होनी चाहिए। माइनस क्यू की दूरी भी ज्ञात होनी चाहिए, प्लस क्यू आवेश की भी दूरी ज्ञात होनी चाहिए हमको, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ये लंबवत रेखा है, मतलब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? देखो, ये कर्ण है, ये दूरी कर्ण है ना, तो कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। या ये दूरी कितनी हो जाएगी? A, टोटल 2a है ना, तो ये कितनी हो जाएगी? A, और ये भी हो जाएगी A। तो मैं AP स्क्वायर यदि निकालना चाहूं तो AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहां AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, दोनों बराबर ही होंगे। BP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आधार का स्क्वायर और लंब दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। या AP बराबर BP इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लग जाएगा उधर, तो या तो अंडर रूट लिख दो या फिर घात हाफ कर दो, 1/2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। देखो, चित्र में क्या क्या करना है वो चित्र समझ लीजिए। चित्र समझते ही आप क्वेश्चन समझ जाओगे। तो जितनी दूरी BP है उतनी दूरी AP है। फिर हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र हमने E1 माना था। तो यहाँ पे भी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या मानते हैं? E1। तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी? इधर, क्योंकि विद्युत क्षेत्र धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है दिशा, तो धनावेश से इधर की ओर हो जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इधर की ओर, बिंदु P पर। यह है E1 वेक्टर, ठीक है। अब ये क्षैतिज के अनुदिश नहीं है, तो इसको घटकों के रूप में व्यक्त कर देंगे। ये क्षैतिज ले लिया मैंने, ठीक है। देखो, ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा। अब देखिए, अब ये थीटा है, अब इसको घटकों के रूप में व्यक्त कर दो।
आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा घटकों के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। जिससे कोण बनाता है कोई भी भौतिक राशि, वो तो क्षैतिज घटक होता है, और उसके लंबवत घटक हो जाएगा वो ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। ये क्षैतिज हो जाएगा और ये ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर घटक। तो E1 का क्षैतिज घटक तो होता है E1 cos थीटा, यही होता है ना, E1 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा E1 sin थीटा। 11th क्लास में पढ़ा था हमने। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र क्या मान लेंगे, E2। अब E2 की दिशा किधर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र ऋणावेश में प्रवेश करता है, धनावेश से चलता है, ऋणावेश में प्रवेश करता है। इधर तो इधर होगी, इधर इधर ऐसे हो जाएगी, ऋणावेश में प्रवेश करेगा तो E2 इधर हो जाएगी इसकी तरफ। इसको भी घटकों के रूप में व्यक्त कर दो। ये थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, तो क्षैतिज घटक यही इधर ही इसी दिशा में हो जाएगा। क्षैतिज घटक E2 का E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा ना इसका, क्षैतिज ये और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो ये हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, ये चित्र है आपका। यदि ये चित्र आपको समझ में आ गया तो समझो आपका क्वेश्चन हो गया है। इसको दोबारा समझने के लिए आपको वीडियो को वापस रिवाइज करके आप देख सकते हो दोबारा समझने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमने माना है E1, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक पढ़ा था हमने। क्या आया था बिंदु आवेश के कारण, KQ/R², आया था कि नहीं। तो यहां पे E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R², मतलब दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, R² प्लस A² घात 1/2 या अंडर रूट। और इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट का, तो अंडर रूट हट जाता है, तो केवल यही आ जाएगा। तो R² प्लस A², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E2 बराबर माइनस KQ/R² प्लस A², इक्वेशन नंबर 2। या केवल यदि परिमाण की बात हो, परिमाण दोनों को बराबर हो जाएगा, E1 बराबर E2 इक्वल टू KQ/R² प्लस A², इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए परिमाण दोनों का बराबर है, ये धनात्मक मान है और ये ऋणात्मक मान है, प्रकृति अलग अलग है लेकिन परिमाण दोनों को क्या है, सेम। तो मैंने ये परिमाण के रूप में लिख दिया। अब E1 का और E2 दोनों का मान निकाल लिया। अतः बिंदु P पर यदि हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो दोनों का क्या कर देंगे, योग, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमको आ रही है कि वहां पर तो घटकों के रूप में नहीं आ रहा था, यहां घटकों के रूप में आ रहा है। विद्युत क्षेत्र किसके रूप में आ रहा है, घटकों के रूप में। अब देखो यहाँ पे E1 और E2 दोनों का मान बराबर है। दोनों का मान क्या है, जितना विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है उतना ही प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, मान दोनों का बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है। अब देखिए जो E1 sin थीटा है वो तो ऊपर की ओर लग रहा है और E2 sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है। दोनों का परिमाण समान है कि नहीं, जितना E1 है उतना E2 है, तो जितना बल ऊपर की ओर लग रहा है या जितना विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर लग रहा है उतना ही नीचे की ओर लग रहा है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। ठीक है, E1 cos थीटा भी इधर लग रहा है, E2 cos थीटा भी इधर लग रहा है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बिंदु P पर यहां हम इसके बाद में क्या लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर व E2 वेक्टर को घटकों के रूप में विभक्त करने पर, किसके रूप में विभक्त करने पर, घटकों के रूप में विभक्त करने पर इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
अतः बिंदु P पर जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों का क्या होगा, योग। अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर उत्पन्न कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एम आई राइट? ठीक है, आपको यहां तक लिखना है 3 तक। उसके बाद में क्या करना है, मैंने बताया आपको, विद्युत क्षेत्र E1 वेक्टर और E2 वेक्टर को घटकों के रूप में व्यक्त करने पर इनके जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अतः बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, या कुल विद्युत क्षेत्र दोनों का योग हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में लग रहे हैं तो जुड़ जाएंगे। तो ये जोड़ दिया मैंने दोनों को। ठीक है यहां तक। अब देखो, अभी हमने पढ़ा समीकरण 3 से E1 और E2 का मान बराबर है, तो E1 की जगह हम E2 लिख सकते हैं या E2 की जगह E1 लिख सकते हैं, जैसा आप चाहो। चूंकि E1 बराबर E2 है, अतः इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, या E बराबर 2 E1 cos थीटा, E बराबर 2 E1 cos थीटा, समीकरण नंबर 5। ठीक है, यहां तक कुछ भी नहीं किया, केवल मैंने जैसा जैसा चित्र में हो रहा है वैसा वैसा लिखा है और कुछ नहीं किया। यहां तक समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। आगे मैं अब चित्र को मिटा देता हूं। ठीक है, यदि आपको चित्र देखना है तो दोबारा वीडियो के पीछे रिवाइज करके देख सकते हो। ये मैंने चित्र मिटा दिया। अब देखिए, सॉरी, चित्र की जरूरत पड़ेगी हमको यहां पे। E बराबर 2 E1 cos थीटा, एक बार मैं दोबारा बना देता हूं जानकारी के लिए, थोड़ा सा चित्र की आवश्यकता पड़ेगी हमको। ठीक है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है, ये O, ये A, ये B, ये P बिंदु था, ये दूरी A थी, ये R थी। ठीक है, इधर दो घटक हो गए थे E1 और E2, पर नीचे वो कटी गए थे। E1 इधर की साइड था और E2 इधर की तरफ था, यही था ना। अब देखिए, यहां पे हम मान रख देंगे समीकरण 5, तो 5 के बाद मैं लिखूंगा चित्र से। चित्र से देखो, समीकरण 5 में हमको E का मान आया है ना टोटल, तो यहाँ पे E1 का मान तो हमको दे रखा है, ये है, लेकिन cos थीटा का मान हमारे पास नहीं है। तो cos थीटा के मान को निकालने के लिए हमको चित्र की जरूरत पड़ेगी। तो ये कौन, थीटा था ना, ये आधार दे रखा था हमको, ये लंब और ये कर्ण। तो आपने लाल बट्टा कक्का पढ़ा था, एक सूत्र पढ़ा था 10वीं में, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का से cos थीटा हम निकाल लेंगे, ये था ना लाल बट्टा कक्का। ये साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण, cos थीटा का मान आधार बट्टे कर्ण, और टेन थीटा का मान लंब बट्टे आधार। तो हमको cos थीटा निकालना है, cos थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण। तो चित्र से cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार क्या है यहाँ पे A, और कर्ण क्या है, ये वाली दूरी, और ये वाली दूरी आई थी हमारे पास R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। यही आया था ना, AP बराबर BP, यही मान आया था। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार A बटे कर्ण का मान कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2। इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब चित्र को मैं मिटा देता हूं, क्योंकि हमको cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए चित्र की जरूरत है। अब देखिए, अब मान रख दो आप, हम कौन से समीकरण में, समीकरण 5 में रख देंगे। E1 का मान तो रख देंगे 1 से,
और cos थीटा का मान 6 से। तो मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1 व इक्वेशन 6 से किसमें रख देंगे हम मान, सॉरी इक्वेशन 6 से मान रख देंगे इक्वेशन 5 में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, E बराबर 2 गुणा E1 का मान KQ बटे R² प्लस A², ठीक है, इंटू cos थीटा का मान कितना है हमारे पास, ये A बटे R² प्लस A² की घात 1/2, यही है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देख, आगे को हम क्या लिख सकते हैं, E बराबर KQ इंटू 2A। ऊपर वाली राशि को मैं ऐसे लिख सकता हूं, K को मैंने बाहर ले लिया और Q इंटू 2A को एक साथ लिख दिया, बटे अब नीचे R² प्लस A² की घात 1, कुछ भी घात नहीं है इसका मतलब 1, और R² प्लस A² की घात 1/2। और हमने इससे पहले पढ़ा था यदि आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। तो घातें 1 और 1/2 कितनी हो जाएगी, 3/2। तो क्या हो जाएगी, R² प्लस A² की घात 3/2। ठीक है यहां तक। अब देखिए यहां पे वही जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, R का मान 1 की तुलना में क्या है, बहुत अधिक, तो R² की तुलना में A² को क्या मान लेंगे, नगण्य। यहां R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A है, अतः R² की तुलना में A² का मान क्या होगा, नगण्य, नगण्य होगा। अतः इसको मैं इक्वेशन 7 दे देता हूं। अतः इक्वेशन 7 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 7 से E बराबर KQ इंटू 2A बटे, यहां 0 हो जाएगा, नगण्य का मतलब 0, तो R² की घात 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, R³ आ जाएगा नीचे। इक्वेशन नंबर 8। ठीक है यहां तक। अब देखिए वही Q इंटू 2A बराबर क्या होता है, इसको मिटा देता हूं अब आगे इधर। Q इंटू 2A कितना होता है, अरे Q इंटू 2A किसका मान होता है, चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, Q इंटू 2A बराबर होता है P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अतः E बराबर क्या हो जाएगा, KQ बटे R, सॉरी KP बटे R³। Q इंटू 2A की जगह P आ जाएगा, KP बटे R³। या सदिश रूप में लिखेंगे तो इसको, या E वेक्टर बराबर KP वेक्टर बटे R³ डॉट R कैप। इक्वेशन नंबर 9। ये विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु पर किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया है। और अक्ष पर कितना आया था, 2kp अपॉन R³, ये आया था ना अक्ष पर। तो अक्ष और निरक्ष में क्या संबंध हो जाएगा कि अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान से कितना गुना अधिक होता है, 2 गुना। यहां पे तो KP बटे R³ आया है, वहां पे 2kp अपॉन R³ आया था, देखिएगा पिछले वीडियो में। तो जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्ष की तुलना में क्या होती है, अधिक। क्या होती है, अधिक, या मैं कहूं दुगनी होती है।
दूरी समान है, ध्यान रखना, जितनी दूरी ये है आर उतनी आर वहां पे ली थी, तो समान दूरी की बात हो रही है यहां पर। तो ये आपके व्यंजक आ गया। ठीक है, अब दिशा की बात हो तो दिशा किधर जाएगी, दिशा किधर होगी इसकी, चित्र में हमने देखा था ना परिणाम दिशा, जैसे ये चित्र था, ये तो घटक निरस्त हो गए थे इधर, E1 cos थीटा भी इधर आ रहा था और E2 cos थीटा भी इधर, ये माइनस क्यू आवेश था और ये प्लस क्यू आवेश, यही था ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर, मतलब यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर हो जाएगी और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र दिशा इधर आ रही है, क्योंकि ऊपर और नीचे के घटक समाप्त हो गए थे और दोनों जुड़ रहे थे इस दिशा में। तो परिणाम विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत दिशा में। ठीक है, अक्ष पे तो उसी दिशा में आ रही थी जिधर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है, उधर ही आ रही थी, और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के कैसी होती है, विपरीत। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसके। ठीक है, ये हमारा यहां तक हो गया है वीडियो। ठीक है, नहीं समझ में आता तो दोबारा रिवाइज करके देखिए। और इसका एक कारण और है नहीं समझ में आने का, यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। ठीक है, और अपने आसपास जितने भी है सबसे जबरदस्ती पकड़वा के सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।